अध्याय 50 आधुनिक भारत में साहित्यिक, कलात्मक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारत में आई अंग्रेजी भाषा का कितना ही कुप्रभाव क्यों न पड़ा हो, एक तथ्य तो मानना ही होगा कि अंग्रेजों तथा अंग्रेजी भाषा के परिणाम स्वरूप ही भारत को पश्चिमी देशों द्वारा विकसित किए गए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पश्चिमी राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विचारों की जानकारी मिली। 1857 के विद्रोह के उपरांत मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाने की नीति को प्रोत्साहन मिला तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिनका गठन लंदन विश्वविद्यालय के अनुसार ही किया गया। इसमें स्कूल तथा कॉलेज विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करते थे और विद्या का प्रसार एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार व्याख्यानों तथा पुस्तकों द्वारा ही किया जाता था। अब इन तीनों प्रांतीय नगरों में एक नवीन शिक्षित वर्ग उभरने लगा। ये लोग पाश्चात्य राजनीतिक राष्ट्रवाद से परिचित हुए तथा मिल्टन, शैली, बेंथम, रूसो, वोल्टेयर तथा कार्ल मार्क्स के उदारवाद तथा आमूल परिवर्तनशील विचारों से परिचित हुए। पर्सिवल स्पेयर के शब्दों में ये नया मध्यम वर्ग एक सुसमग्र वर्ग था। यद्यपि भारतीय समाज में इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग थी, परंतु इनके विचारों, मूल्यों तथा ज्ञान की पूर्वभूमि एक थी। ये वर्ग भारतीय समाज का छोटा सा परंतु अत्यंत कार्यशील वर्ग था। इनमें आशा तथा उद्देश्य की एकता की भावना थी। ये नया मध्यम वर्ग भारत की नई आत्मा बन गया और समय पाकर इसने समस्त भारत को इस भावना से भर दिया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त इस नए वर्ग ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी और कांग्रेस के विकास के भिन्न भिन्न चरणों में इसको नेतृत्व प्रदान किया, क्योंकि कोई एक ऐसी भाषा नहीं थी जिससे ये शिक्षित वर्ग एक दूसरे के संपर्क में आ सकती। अतएव अंग्रेजी ही इनकी जनभाषा बन गई। अंग्रेजी का एक अन्य लाभ भी ये था कि उसके जानने वालों को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिल जाती थीं तथा उनके लिए अन्य व्यवसायों जैसा कि डॉक्टर, वकील, अध्यापक तथा अभियंता आदि के लिए अवसर भी मिल जाते थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अंग्रेजी भाषा में पत्र पत्रिकाएं भी मुद्रित होने लगी थीं और इसके उपरांत दैनिक समाचार पत्र भी छपने लगे थे। इनमें भी काम मिलने लगा था। पृष्ठ 488। इस नवीन शिक्षा का एक अन्य पक्ष ये था कि इससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होने लगी तथा स्वतंत्रता की आशा भी बंधी। अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध भावना जागी और उन्होंने इस शोषण की भर्त्सना की तथा भारतीय संस्कृति, विरासत तथा इतिहास के प्रति अनुराग और प्रशंसा का भाव जागा। इस साहित्य की कुछ विशेषताएं थीं। प्रथम, कि अपने चहुं ओर फैली कुरीतियों को हटाओ। दूसरे, ये कि प्राचीन इतिहास के महत्व को समझो। और तीसरा था, देश से प्रेम करो ताकि विदेशियों को निकाला जा सके। ये सब कम या अधिक रूप से भारतीय साहित्य में प्रतिबिंबित हुआ। बंगला साहित्य। पाश्चात्य विचारों का सर्वप्रथम प्रभाव बंगाल में देखने को मिला। भारत आंगल काव्य में दो बहनों आरू तथा तोरू दत्त ने प्रसिद्धि प्राप्त की। तोरू दत्त ने प्राचीन गाथा, गीतों तथा पारंपरिक कथाएं नाम का एक कविता संग्रह प्रस्तुत किया, जिसमें रूप तो अंग्रेजी था परंतु विषय वस्तु भारतीय थी। इससे उसकी प्रतिभा का प्रतिपादन हुआ कि वो अंग्रेजी भाषा की एक उत्तम कवयित्री है। इसी प्रकार श्री रमेश चंद्र दत्त, जो कांग्रेस के नेता भी थे तथा 1899 में उसके प्रधान भी रहे, उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास 2 खंडों में प्रकाशित किया। उन्हें भी बहुत मान्यता मिली। 19वीं शताब्दी में बंगाली प्रज्ञा का पुनर्जन्म हुआ। बंगाली बुद्धिजीवियों ने देश के भूतकाल का ध्यान से अध्ययन किया और देखा कि बहुत सी समकालीन प्रथाएं तर्कसंगत नहीं थीं, अतएव वे त्याज्य थीं। परंतु कुछ प्रथाएं न केवल आवश्यक थीं, अपितु उनका अंतर्भूत महत्व भी था और उनका समस्त मानव जाति के लिए उपयोग था। इसी प्रकार बंगाली बुद्धिजीवियों के लिए पाश्चात्य तथा पूर्वी मिश्रित मार्ग प्रशस्त हुआ। यह प्रवृत्ति हमें राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 के मध्य में, जो एक महान तथा नवीन धाराओं के चलाने वाले थे, मधुसूदन दत्त कवि 1824 से 73 के मध्य
बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यासकार तथा निबंध लेखक 1838 से 94 के मध्य, शरद चंद्र चटर्जी उपन्यासकार 1876 से 1938 के मध्य तथा सबसे महत्वपूर्ण कवि रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 के मध्य तथा अरविंद घोष 1871 से 1970 के मध्य में भी मिलती है। परंतु बहुत से विदेशी भी भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं से प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजी में पुस्तकें लिखीं, जिनसे उनकी लेखन प्रतिभा का परिचय मिलता है। इनमें सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, एडविन अर्नोल्ड तथा एंथनी होप नाम प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य में भी वृद्धि हुई। ब्रजभाषा तथा अवधि को छोड़कर इन लोगों ने खड़ी बोली को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक तथा निबंध लेखक 1846 से 94 के मध्य को प्रायः आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक मानते हैं। प्रेमचंद उपन्यास तथा कहानी लेखक 1880 से 1936 के मध्य, जयशंकर प्रसाद कवि तथा नाटककार, रामचंद्र शुक्ल आलोचक जैसे लेखकों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। 20वीं शताब्दी के लेखकों में सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र कुमार जैन तथा मैथिली शरण गुप्त जैसे लेखकों को लोग आज भी बड़े चाव से पढ़ते हैं। भोजपुरी में मनोरंजन जैसे स्पष्ट वक्ता की कविताओं ने लोगों का मन मोह लिया। उनकी एक कविता फिरंगिया बहुत ही प्रसिद्ध हुई। सुंदर सुधर भूमि भारत की, आज इहे भइल मसान रे फिरंगिया। अन्न धन जल बल बुद्धि सब नाश भइल, कौनो के ना रहल निशान रे फिरंगिया। सब विधि भइल कंगाल देश तेहु पर, टेकस के भारते बढ़ौले रे फिरंगिया। दुखिया के आह तोर देहिया भसम करी, जरी भुनि कोई जैबे छार रे फिरंगिया। जुलमी कानून ओ टेकसवा रद्द कर देई, भारत के दे देते स्वराज रे फिरंगिया। नाई तई सांचे सांचे तोग से कहत बानी, चौपट हो जाई तोर राज रे फिरंगिया। 33 करोड़ लोग अंसुआ बहाई ओमे, बही जाए तोर साम्राज्य रे फिरंगिया। अब इसका अनुवाद इस प्रकार है। विदेशिया, ओ विदेशी तेरे कारण ये सुंदर सुघड़ देश मैला सा बन गया है। आज धन धान्य बुद्धि जन सबका नाश हो गया है और ये देखने को भी नहीं मिलती। देश सब भांति कंगाल हो गया है, परंतु करों का भार बढ़ता जाता है। दुखियारों की आह से तुम्हारा शरीर जल जाएगा और तुम भस्म हो जाओगे। इन तानाशाही कानूनों को वापस ले लो, भारत को इसकी स्वतंत्रता वापस दे दो, अन्यथा आपका समस्त साम्राज्य इन 33 करोड़ लोगों के आंसुओं की बाढ़ में बह जाएगा। तो ये तो थे फिरंगिया का अनुवाद। पृष्ठ 489। उर्दू साहित्य। उर्दू साहित्य भी आधुनिक युग में ही पनपा। सर सैयद अहमद 1817 से 98 के मध्य ने 1886 में मुमडन विद्या कांग्रेस की नींव रखी, जिसका नाम बदलकर 1890 में एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कांग्रेस कर दिया गया। इन प्रयत्नों से उर्दू लेखकों को नवीन परिस्थितियों के अनुसार बदलने का प्रयत्न करने को कहा गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रायः फारसी में लिखी गई कविताओं को ही वरीयता दी जाती थी। यद्यपि अज़दुल्ला खां गालिब 1806 से 69 के मध्य ने अल्ताफ हुसैन पानीपती 1837 से 94, जिन्हें प्रायः हाली के नाम से स्मरण किया जाता है, अकबर इलाहाबादी 1848 से 1921 के मध्य, मोहम्मद इकबाल 1873 से 1938 के मध्य, ये सब कवि थे जैसे लोग भी थे और इन्हीं लोगों ने उर्दू कविता को सर्वप्रिय बनाया। परंतु गद्य की नींव ब्रज नारायण चकबस्त 1882 से 1926 के मध्य और पंडित रत्ननाथ सरशार जैसे लोगों ने ही रखी। 20वीं शताब्दी में उर्दू ने बहुत अच्छे लेखक पैदा किए। तमिल साहित्य। यूं तो तमिल बहुत ही प्राचीन भाषा है, परंतु उस तमिल तथा आधुनिक तमिल में बहुत अंतर है। आज की तमिल जनता की भाषा के बहुत समीप है। इस तमिल को समृद्धिशाली तथा लोकप्रिय बनाने वाले थे कुप्पू स्वामी मुदलियार,
जो कि उपन्यासकार थे, और आर कृष्णमूर्ति कहानी लेखक थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य निबंध तथा कहानी लेखक थे। परंतु संभवतः जो भूमिका सुब्रमण्य भारती ने 1882 से 1921 ने निभाई है, वो अद्वितीय है। उनके लेखों तथा कविताओं ने तमिलनाडु में देश प्रेम की अविस्मरणीय ज्योति जलाई और इस प्रकार देश और भाषा की सेवा की। पृष्ठ 490। तेलुगु साहित्य। तेलुगु साहित्य शताब्दियों तक धार्मिक विश्व वस्तु के चहुं ओर ही घूमता रहा। इस पर भी आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक तत्वों का बहुत प्रभाव पड़ा और वे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस ओर झुके। इनके प्रमुख थे राव बहादुर वीरेश लिंगम पेंटुलु, 1848 से 1919 के मध्य कवि, नाटक और उपन्यास लेखक तथा आलोचक। इन्होंने नवीन पद्धतियों का सृजन किया तथा आधुनिक तेलुगु साहित्य की नींव डाली। इनके अतिरिक्त अन्य लेखकों में सम्मिलित थे नंदूरी वेंकट सुब्बाराव, M.O. रामाराव तथा गौरियल्ला सत्यनारायण। सत्यनारायण की एक कविता कि हमें विदेशी सरकार नहीं चाहिए बहुत ही प्रसिद्ध हुई। वो इस प्रकार थी: हमें श्वेत सरकार नहीं चाहिए, हे ईश्वर, हमें ये श्वेत सरकार नहीं चाहिए, हमें ये श्वेत राजतंत्र नहीं चाहिए जिसने हमारे जीवन पर घात लगाकर मान मर्यादा लूट ली है। ये श्वेत सरकार नहीं चाहिए। हमारी भूमि से पर्याप्त धन उत्पन्न होता है, परंतु हमें खाने को एक ग्रास भी नहीं मिलता। नमक को हाथ लगाना तो एक अपराध है। हमारे मुंह में मिट्टी डालकर वो मीलों दूर भाग जाता है। लो, हमें तो गली के कुत्तों से अपने खाने के ग्रास के लिए लड़ना पड़ता है। हमें ये श्वेत सरकार नहीं चाहिए। उसने दल बना दिए हैं और न्यायालय गठित किए हैं ताकि हमारा साहचर्य समाप्त हो जाए। इससे लालच, वैमनस्य तथा अवांछित विचार फैल रहे हैं। हमें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हमें श्वेत सरकार नहीं चाहिए जहां जेल के द्वारों पर स्वतंत्रता की दुल्हन हाथों में फूल लिए और आपको हर्षित करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आओ सीधे जेल में पदार्पण करो ताकि इस मरणासन्न सरकार को उखाड़ फेंकी। गौरियल्ला सत्यनारायण। मराठी साहित्य। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में मराठी साहित्य की विषय वस्तु प्रेमाख्यान, उदारवाद तथा राष्ट्रवाद पर केंद्रित थी। मराठी भाषी क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के स्थापित होने से मराठी भाषा के विकास तथा अन्य क्षेत्रों के अनुसंधान में सहायता मिली। इस काल के साहित्यिक क्षेत्र में प्रमुख नाम है महागोविंद रानडे 1842 से 1907 के मध्य, के.टी. तेलांग 1850 से 93 के मध्य, V.A. त्रिपुलुंकर 1850 से 82 के मध्य, आर गोपाल भंडारकर 1834 से 1925 के मध्य, V.S. खांडेकर उपन्यासकार, G.T. मधुलकर कवि और उपन्यासकार तथा H.G. सलगाओकर। इन लोगों ने मराठी भाषा को बोलचाल की भाषा से उठाकर साहित्यिक भाषा बना दिया था। सलगाओकर की एक कविता नीचे उद्धृत की गई है: जेल की दीवारें उन्हें कैसे भयभीत कर सकती हैं। तयाला तुरंग भिवविल कीती मातृभूमिच्या उद्धारास्तव देह दिला करवती तयाला तुरंग भिवलिल कीती ध्रे शुभमालेसम लोह श्रृंखला मानित जो सर्वदा तयाला काय करिल कायदा प्राण पणाला लावणी प्रेमे राजकारणी उडी घेई जो सत्याचा सवंगडी स्वार्थ त्यागी विषय विरागी मर्द मानधन असा शत्रूला शिर नामविल तो कसा देशासत्व सर्वस्व समर्पिन ध्येय ज्याचे निके तया गृही कारागृह सारिखी कला कुशल कल्पना विलासी प्रयत्नवादी मुनी जनांच्या स्तुती सुमनाच्या घनी अंतरी श्रीहरी सदोदित करितो मज प्रेरणा महणे लव गर्व न ज्याच्या मना त्रस्त जीवाच्या मुक्त भावना व्यक्त करुणी दाखवी प्रतापी हा पुण्यात्मा कवी स्वातंत्र्य स्फूर्ती कीर्तचे सिंचुनी अमृतकण मृत मानवतेला आणत संजीवन तो सेनापति कवि साहिल का बंधन। पृष्ठ 491। एक देशभक्त को जेल की दीवारें कैसे भयभीत कर सकती हैं।
जिसने जानबूझकर अपने आप को मातृभूमि के उद्धार के लिए अर्पित कर दिया है। विदेशी निर्मित कानून उसे डरा नहीं सकते, लोहे की बेड़ियां उसे फूल मालाएं लगती हैं। अपनी चिंता छोड़ उसे तो स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाना है। सत्य का पुजारी, निस्वार्थी वीर, लालसा रहित, क्या कभी वो शत्रु के सम्मुख झुकेगा? वो जिसने अपना सर्वस्व मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया है, उसके लिए जेल तो सुंदर घर है। वो स्वप्न तो लेता है, परंतु साधु की भांति कर्मनिष्ठ है। लोगों की श्लाघा करने पर वो कहता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो ईश्वर प्रेरित है। वो ही लोगों को निद्रा से जगाता है और स्वतंत्रता की प्रेरणा देता है। क्या ऐसा सेनापति कभी कोई बंधन स्वीकार कर सकता है? वो शत्रुओं के शिविर में कुछ समय के लिए विश्राम करने जा रहा है। उसे जेल की दीवारें कभी भयभीत नहीं कर सकती। हरिहर गुरुनाथ, सलगा ओकर, कुंज विहारी। पंजाबी साहित्य। यूं तो पंजाबी साहित्य बहुत ही प्राचीन है। इसमें सर्वप्रथम नाथ जोगियों का साहित्य मिलता है, परंतु वो शुद्ध पंजाबी नहीं है। सर्वप्रथम कवि हम सूफी कवि फरीद को मानते हैं, जिन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे हम ठेठ पंजाबी कह सकते हैं। उसके उपरांत गुरु नानक से आरंभ होकर काफी बड़ा धार्मिक काव्य रचा गया। शाह हुसैन, बुल्ले शाह इत्यादि महत्वपूर्ण नाम हैं। एक और यदि ये था तो दूसरी ओर कवि लोग किस्से, जिनमें ही रांझा, सोहनी महिवाल, ससीपन्नू, पूरन भगत आदि को केंद्रित कर अनेक काव्य रचे गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में नवीन प्रयोग होने लगे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है वीर सिंह। 1872 से 1957 कवि और उपन्यास लेखक के ये वर्ष रहे, जिन्होंने राणा सूरत सिंह नाम का एक महाकाव्य रचा। इनके अतिरिक्त नाम थे पूरन सिंह कवि तथा निबंध लेखक, मोहन सिंह कवि, करतार सिंह दुग्गल उपन्यासकार तथा कहानी लेखक थे, बलवंत गार्गी आलोचक तथा कहानी लेखक थे, राजेंद्र सिंह बेदी उपन्यासकार तथा कहानी लेखक थे, श्रीमती अमृता प्रीतम कवयित्री थीं, उपन्यासकार थीं और कहानी लेखक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 1966 में आधुनिक पंजाब राज्य के गठन के उपरांत पंजाबी साहित्य के सृजन में बहुत प्रगति हुई है। पृष्ठ 492। मुख्य रूप से बदलाव की भावना तथा विचारों में हलचल समस्त भारत में देखने को मिलती है और ये साहित्य में भी प्रतिबिंबित होती है। हम देखते हैं कि पूर्वी तथा पश्चिमी विचारों, मूल्यों तथा संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, जिससे भारतीय साहित्य में शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय, व्रिकर, ह्यूगो, टी.एस. एलियट तथा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे विदेशी लेखकों की रचनाएं भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई हैं। कला तथा स्थापत्य कला। प्रारंभिक यूरोपीय लोग अपने साथ नई स्थापत्य कला के नमूने भी लाए। उनका ये प्रभाव उनके गिरजाघरों तथा दुर्गों में देखने को मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकारियों ने भारतीय कला, स्थापत्य कला, धर्म और जीवन शैली में कोई रुचि नहीं दिखलाई थी। 1857 के विद्रोह में सफलता के उपरांत सरकारी कर्मचारियों ने समस्त भारतीय परंपराओं को हेय की भावना से देखना आरंभ कर दिया था। उनकी पत्रिका पंच ने तो भारतीयों को एक भाग मानव, एक भाग नीग्रो और एक भाग गोरिल्ला के रूप में चित्रित करना आरंभ कर दिया था, जिसे केवल वरिष्ठ बाहुबल से ही वश में रखा जा सकता था। इस नवीन साम्राज्यवाद का नारा था कि वे भारत में श्वेत व्यक्ति का बोझ उठा रहे हैं और अंग्रेज उन्हें सभ्य बनाने का उद्देश्य की भावना से ही भारत में बैठे हैं। परंतु मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स तथा रॉथ जैसे कुछ विदेशी विद्वानों के भारतीय इतिहास, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों में अनुसंधानों के फलस्वरूप भारत के समृद्ध संस्कृतियों के लोगों को जानकारी हुई। इसके पश्चात मध्ययुगीन भारत में कला, स्थापत्य कला, शास्त्रीय संगीत तथा चित्रकला की जानकारी मिलने पर उनके रुख में बदलाव आया। यदि हम भावनाओं से ऊपर उठकर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अब पूर्व तथा पश्चिम के समन्वय को भी इन कलाओं में उभरते देख सकते हैं। भारतीय स्थापत्य कला में अब विक्टोरियन पद्धति उभर रही थी। ये कलकत्ता, चेन्नई, लाहौर और शिमला आदि के गिरजाघरों में हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार बड़े बड़े नगरों के रेलवे स्टेशनों के भवनों में यही प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार हमें जयपुर के संग्रहालय में राजपूत तथा आधुनिक कलाओं का मिश्रण मिलता है।
20वीं शताब्दी के आरंभ में बने बम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया तथा प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में भी ऐसा ही हुआ है। नई दिल्ली की नगर योजना सर एडवर्ड लुटियन तथा सर एडवर्ड बेकर इन्होंने बनाई थी। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक में आवासीय भवनों की समस्त योजना का श्रेय भी इन्हीं लोगों को जाता है। इन सभी भवनों की योजना में सामंजस्य है और ये एक बड़ी योजना में पूर्ण रूप से उपयुक्त बैठते हैं। चलचित्र उद्योग। प्रथम चलचित्र मूक राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के ने 3 मई 1913 को बम्बई के कॉरोनेशन सिनेमा घर में प्रदर्शित की थी। 20वीं शताब्दी के 30 दशक में बोलपट उभरा तथा प्रथम बोलपट फिल्म आलम आरा श्री अरतेश्वर ने 1931 में प्रदर्शित की। इसके उपरांत बंगाल तथा दक्षिण में इसी प्रकार की फिल्में बनने लगी। इसके उपरांत कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया तथा पंजाबी में भी बोलपट बनने लगे। पृष्ठ 493। इस प्रारंभिक युग के बोलपट निर्देशकों में थे सोहराब मोदी तथा वी शांताराम। इसी प्रकार एक थे विमल रॉय। सोहराब मोदी की कुछ फिल्मों की कथा इतिहास से ली गई थी। वी शांताराम की कथा सामाजिक, 2 आंखें, 12 हाथ तथा झनक झनक पायल बाजे नृत्य पर आधारित थी। वे शांताराम ने कुछ संतों की कथाओं पर भी बोलपट बनाए, संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम। विमल रॉय की 2 बीघा जमीन, देवदास तथा मधुमती ने बहुत ही ख्याति पाई। इसी प्रकार राज कपूर ने बूट पॉलिश, जागते रहो तथा श्री 420 जैसी फिल्मों का निर्माण किया। ये सब चित्रपट अर्थात फिल्में बहुत ही लोकप्रिय हुईं। दक्षिण भारत में बनी फिल्मों में पौराणिक कथाओं की प्रधानता रही है। भारत में फिल्म उद्योग के 2 केंद्र हैं, बम्बई और मद्रास, चेन्नई। यहाँ बनी फिल्मों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सामाजिक तथा पौराणिक कथाएं। सामाजिक चित्रपटों में किसी सामाजिक समस्या, अछूतोद्धार, अमीर और गरीब की खाई, अंतरजातीय विवाह, नवीन और पुरानी परंपराओं के झगड़े इत्यादि को लेकर कथा लिखी जाती है। अब एक समस्या, पुलिस, राजनीति से जुड़े लोगों तथा देशद्रोहियों आदि से संबंधित कथाएं विषय वस्तु हैं। इन फिल्मों के लिए 20 से 50 करोड़ तक का व्यय होता है। ऐतिहासिक कथाओं में अतिशयोक्ति, वीरता, देश प्रेम आदि की प्रधानता होती है और सत्य की प्रायः बलि दे दी जाती है। सामाजिक कथाओं में नायक तथा नायिका के मार्ग में बाधाएं आती हैं और नाटकीय ढंग से दोनों का मिलन हो जाता है। भारतीय चित्रपटों की एक विशेषता है उनका संगीत। यूं तो विदेश में बनी फिल्मों में भी संगीत होता है, परंतु कभी-कभी, परंतु उनकी अधिकतम फिल्मों में संगीत बिल्कुल नहीं होता। भारत में बनी फिल्मों में संगीत आवश्यक है। नायक नायिका के प्रेम लीला को प्रदर्शित करने के लिए वियोग, मिलन, इष्ट देव के सम्मुख प्रार्थना इत्यादि इत्यादि कोई न कोई अवसर ढूंढ ही लिया जाता है। हमारे संगीत का एक विशेष पक्ष है शास्त्रीय संगीत। हमारे शास्त्रीय संगीत के अत्यधिक रूप हैं और शब्दों को इन शास्त्रीय संगीत में बांधना एक विशेष कला है। वास्तव में सफल फिल्म के लिए कलाकार, कथाकार, संवाद लेखक, संगीतकार, नृत्य निर्देशक तथा स्वर देने वाला अथवा पार्श्व गायक, इन सभी का ठीक ठीक अनुपात, मिश्रण इत्यादि का होना आवश्यक है और ये सब ऐसा होना चाहिए कि वो दर्शक को मोह लें। यदि इसमें से कहीं कोई त्रुटि रह गई तो फिल्म नहीं चलती और धन लगाने वाले की हानि होती है। इसलिए भारतीय फिल्मों की एक अलग ही श्रेणी है और किसी भी अन्य देश का फिल्म उद्योग भारत के आसपास भी नहीं पहुंच पाता। स्वर देने वाले गायक का साथ देने वाला वाद्य वृंद विदेशी वाद्यों का प्रयोग तो कर सकता है, परंतु संगीत की आत्मा तो पूर्ण रूप से भारतीय होती है। पिछले दिनों विदेशी पॉप संगीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ है और कुछ संगीतकारों ने तो इन्हीं धुनों पर अपनी संगीत रचना भी की है। नाटक मंडलियां। भारत में नाटक की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लिखे नाटक उपलब्ध हैं। नाटकों का लेखन तथा मंचन होता था। प्राचीन पुस्तकों में नाटक, संगीत रूपक तथा राग काव्यों का विवरण मिलता है। मध्य युग में इनका प्रचलन बहुत ही कम हो गया है और फिर उभरी रासलीला मंडलियां। पृष्ठ 494। ये रामायण महाभारत के प्रसंगों पर आधारित अथवा राधा और कृष्ण के प्रसंगों पर आधारित गांव-गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करती और अपनी जीविका कमाती। इसमें मनोरंजन तो होता ही था,
परंतु अपनी नाटकीयता, संगीत, नृत्य और वाद्य कला का प्रदर्शन कर कला की सेवा भी होती थी। गुजरात में ये मंडलियां बहुत काल से विद्यमान थीं। इसी प्रकार राजस्थान में भी इनका अस्तित्व था। उत्तर प्रदेश में नौटंकी करने वाली तथा महाराष्ट्र में तमाशा करने वालों की परंपरा तो आज तक मिलती है। लोगों का विश्वास है कि प्राचीन राग काव्यों में से ही केरल की कथकली नृत्य पद्धति का जन्म हुआ और फिर उससे आधुनिक नाटक मंडलियों का, परंतु ये ठीक नहीं। वास्तव में हमारे नृत्य की परंपरा अत्यंत ही प्राचीन है। ये नृत्य और संवाद मिलकर ही नाटक बन गए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ये परंपरा विद्यमान थी। हूणों तथा मुसलमानों के आक्रमणों के कारण नाटकों का मंचन तो कम हो गया, परंतु लोक संगीत पर आधारित लोक नाटक मंडलियां चलती रहीं। इनमें कई बार विषय वस्तु प्रसन्न और व्यंग भी होते थे। आधुनिक रंगमंच के इतिहास में बंगाल का नाम सर्वप्रथम है। नाटक सभाओं का गठन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत नाटकों का मंचन सर्वप्रथम कलकत्ता में हुआ। 1795 में एक रूसी प्राचीन भारतीय इतिहासकार लेबेदेव ने एक बंगाली तथा अंग्रेजी में मिश्रित नाटक कलकत्ता में प्रस्तुत किया। मुख्य कलाकार बंगाली थे, दर्शक भी मुख्य रूप से बंगाली थे, जिन्होंने इसका पर्याप्त आनंद उठाया। बंगाली में प्रथम नाटक था कुलीन कुलस्वरण, जिसे पंडित राम नारायण ने लिखा था। इसमें कुलीन ब्राह्मणों में बहुपत्नी प्रथा पर सामाजिक व्यंग प्रस्तुत किया गया था। इस लेखक की एक रचना थी रामावली। एक अन्य नाटककार थे मधुसूदन दत्त, जिन्होंने कई लोकप्रिय रचनाएं प्रस्तुत की। दीनबंधु मित्र 1827 से 74 के मध्य में 1860 में एक नाटक नील दर्पण प्रस्तुत किया। इस नाटक में बंगाल प्रांत में नील की खेती करने वाले अंग्रेजों की क्रूरता इत्यादि को उजागर किया गया था। इसके मंचन ने समस्त प्रशासक वर्ग में खलबली मचा दी थी। एक आयोग गठित किया गया था तथा 1861 में एक विधेयक भी पारित किया गया था। बंगाल के नील उत्पादक बहुत ही भयभीत हुए और वे उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़कर चले गए। अन्य नाटककार थे ज्योतिन्द्र नाथ, मनमोहन बसु, द्विजेंद्र नाथ राय और गिरीश चंद्र घोष। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक यद्यपि बहुत गूढ़ विचारों से परिपूर्ण होते थे, परंतु वे लोगों के हृदय को नहीं छू सके, अतएव वे लोकप्रिय नहीं हो सके। उत्तर और पश्चिमी भारत में पृथ्वीराज कपूर ने हिंदी नाटकों के मंचन में बहुत ही ख्याति प्राप्त की। उन्होंने एक ऐसी मंडली बनाई जिसमें स्थायी कलाकार थे और उनका काम केवल नाटकों का मंचन ही था। ये नाटक सामाजिक त्रुटियों की ओर भी ध्यान दिलाते थे तथा मनोरंजन भी करते थे। कुछ नाटक तो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। वे थे शकुंतला, दीवार, पठान, गद्दार, देशद्रोही, कलाकार, पैसा, किसान, कृषक तथा आहुति। देखा देखी बहुत से नगरों में नाटक मंडलियां बन गईं, जिनके सदस्य प्रायः इनमें अस्थायी रूप से जुड़ जाते थे और इन मंडलियों के लिए 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों से ही कई सभागार बन गए थे, जिनमें से कुछ तो समय पाकर सिनेमा घरों में बदल गए, परंतु कुछ का रूप आज भी नाटकशाला ही है, जैसे शिमला के माल रोड पर बना गेटी थिएटर। पृष्ठ 495। भारत में कुछ अन्य नाटक मंडलियां इस प्रकार थीं: थिएटर यूनिट बम्बई, अनामिका कलकत्ता, 3 आर्ट्स क्लब, इंद्रप्रस्थ थिएटर ग्रुप तथा दिल्ली आर्ट्स थिएटर। इस कला को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाटक संस्था भी स्थापित कर दी है। इसका उद्देश्य यह है कि न केवल लोगों में इस कला के प्रति प्रेम जागे और कलाकारों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिला, अपितु पाश्चात्य तथा पूर्व की कलाओं का समन्वय करके एक व्यावहारिक पद्धति बनाई जाए। इस विषय में लेखक प्रायः एक पक्ष को भूल जाते हैं, वो है लोक नाटक। संभवतः गत 100-150 वर्षों में कम से कम उत्तर भारत में आश्विन मास के पितृपक्ष के उपरांत नवरात्रों में रामलीला का मंचन होता आया है। वहाँ स्थानीय कलाकार अथवा भावी कलाकार मिलकर ये मंचन करते हैं। भाषा भी प्रायः स्थानीय होती है। यदि नगर बहुत बड़ा हो तो ये आयोजन कई स्थान पर होता है। इसमें भी लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। ये हमारे देश का एक विशेष पक्ष है। लेखक मंडल। विद्या के प्रसार का एक अच्छा प्रभाव ये हुआ कि अनेक लेखक संस्थाएं बनी, जहां ये लेखक अपनी अपनी रचनाओं अथवा समस्याओं पर आपस में विचार विमर्श कर सकते थे।
विशेषकर मुद्रण प्रकाशकों की धांधलियां तथा सरकार के रुख पर। ये मुख्य रूप से स्वयंसेवी संस्थाएं ही थीं। आंध्र प्रदेश में एक साहित्य समिति बनी जिसे श्री शिवशंकर, जिसे लोग प्रायः अन्ना गुरु, बड़े भैया कहते थे, उन्होंने बनाया। वो ही इसके प्रथम प्रधान बने। कई लेखकों तथा प्रकाशकों ने इस संस्था से संबंध जोड़े और इसने एक पत्रिका साहिती नाम से प्रकाशित करनी आरंभ कर दी थी। इसी प्रकार 1923 में महाराष्ट्र के दिग्गजों ने एक संस्था गठित की जिसका नाम था रवि किरण मंडल, जिसे प्रायः लोग रवि वासरे क्लब की संज्ञा देते थे। कई कवि और संगीतज्ञ इस संस्था में सम्मिलित हुए। इससे संलग्न प्रमुख कवि थे गिरीश, यशवंत तथा माधव। इसी प्रकार की संस्थाएं महाराष्ट्र के कई नगरों में बनी। उड़ीसा के बुद्धिजीवियों ने सबुजा नाम की संस्था बनाई। इसमें शरद चंद्र मुखर्जी, बैकुंठनाथ पट्टनायक, कालिंदी चरण पाणिग्राही, हर्षचंद्र बडाला, विश्वनाथ कर इत्यादि लोग सम्मिलित थे। विश्वनाथ उत्कल साहित्य नाम की पत्रिका के संपादक थे। प्रेमचंद्र 1880 से 1936 के मध्य। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के समीप ग्राम लम्ही में हुआ था। उन्होंने उर्दू और हिंदी में अनेक उपन्यास तथा ढेरों कहानियां लिखी। उन्होंने भारतीय विषयों को लेकर पश्चिमी साहित्यिक शैली, लघु कथा और फिर उपन्यास में रचना करने की पहल की। प्रेमचंद ने 1921 तक एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया। उस वर्ष वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर अध्यापक का पद छोड़कर पूर्ण रूप से लेखन में जुट गए थे। साहित्यिक जगत में उनकी पहचान पहल पत्र पत्रिकाओं में एक उर्दू के लेखक के रूप में बनी। बंगाल को छोड़ शेष उत्तर भारत में प्रेमचंद के आगमन से पूर्व लघु कथा को साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता नहीं थी। प्रेमचंद को अधिक ख्याति उनके हिंदी लेखन के कारण ही प्राप्त हुई। हिंदी में लेखन प्रारंभ करने से पूर्व उन्हें इस भाषा पर पूर्ण अधिकार भी नहीं था और इसीलिए उनकी हिंदी रचनाओं में भी उर्दू के शब्दों का पर्याप्त प्रयोग होता था। उनका प्रथम बड़ा उपन्यास सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। इसकी विषय वस्तु का आधार है वैश्याओं की समस्याएं तथा भारतीय मध्यम वर्ग का नैतिक भ्रष्टाचार। प्रेमचंद ने भारतीय समाज में विद्यमान नैतिक बुराइयों, व्यवस्थित विवाह, स्त्रियों की दुर्दशा, अंग्रेजी नौकरशाही का अत्याचार, साहूकारों तथा अधिकारी वर्ग का ग्रामीण कृषकों के शोषण पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये वे वर्ष थे जब भारत में पुनर्जागरण, राजनीतिक जागरूकता, धार्मिक सुधार तथा राजनीतिक बेचैनी का दौर था। प्रेमचंद के सृजनात्मक लेखन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनकी 250 से अधिक कहानियां हैं। ये कहानियां मानसरोवर नामक कहानी संग्रह के विभिन्न खंडों में संकलित हैं। शिल्प और विधान की दृष्टि से ये सुगठित तथा लक्षित हैं। उपन्यासों की भांति इनकी पृष्ठभूमि भी उत्तरी भारत का ग्रामीण जीवन है। यथार्थ परख होने के कारण लेखक पाठक के मन को ग्राह लेता है। प्रायः ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य अथवा नैतिक प्रश्न को लेकर अपनी कथा लिखते हैं। उनके स्त्री पात्र मूक हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। लेखकों की भूमिका सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों को उजागर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रेमचंद्र के स्त्री पात्र अनायास ही पाठक के हृदय को छू जाते हैं और उनको प्रभावित किए बिना नहीं रहते। परिणाम स्वरूप यदि पिछले 100 वर्षों में उत्तरी भारत के नारी समाज ने उन्नति की है तो इसका कुछ श्रेय प्रेमचंद को भी जाता है। प्रोफेसर आलोक राय, जो उनके पौत्र हैं, उनके अनुसार प्रेमचंद एक महान लेखक थे। उन्होंने अपने समकालीन उत्तर भारत के सांस्कृतिक शब्द चित्र अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किए। उनके लेखन को किसी सीमित दायरे में बंद नहीं किया जा सकता, परंतु इसके बावजूद उन्हें कोई विशेष सम्मान नहीं दिया गया। मुझे तो नहीं, परंतु मेरे पिताजी को ये अधिक दुखदायी था। मैं अपने उस सुप्रसिद्ध पूर्वज द्वारा ठगे जाने की भावना को लेकर बड़ा हुआ, जो मेरे जन्म से ठीक 10 वर्ष पूर्व मृत्युग्रस्त हो गए। इसलिए मेरा विषय विवेकहीन पिता दादू नहीं अपितु प्रेमचंद है। रूडयार्ड किपलिंग के समर्थक ऑखेल को बहुत प्रयत्न पूर्वक ये कहना पड़ा कि जिस प्रकार किपलिंग अंग्रेजी साहित्य में कहावत सा बन गया है, चाहे लोग उसे अंग्रेजी राज के समर्थक के रूप में कितना ही बुरा क्यों न समझें, ये स्थान केवल प्रतिभाशील व्यक्ति को ही मिलता है।
उसी प्रकार महान प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद भी अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। जहां भी स्कूलों तथा कॉलेजों में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, यह संभव ही नहीं कि प्रेमचंद की कहानी किसी न किसी पाठ्य पुस्तक में विद्यमान न हो। पृष्ठ 501। वो भी किपलिंग द्वारा की गई चुनौती प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन के चित्र खींचते हुए उनके अनेक वाक्य हमारी लोकोक्तियों में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, वो मर गए हैं, परंतु वो समाप्त नहीं हो गए। उनके दर्शाए हुए ग्रामीण निर्धनता के चित्र, साहूकारों का शोषण और जमींदारों का उत्पीड़न आज भी चल रहा है। किसी राज्य में कम, किसी में अधिक, किसी देश में थोड़ा, किसी देश में अधिक। इसलिए वो सार्वभौमिक थे। कितने लोग हैं जो लंगोटी वाले नेता के आह्वान पर अपनी छोटी सी नौकरी छोड़कर निर्धन जीवन व्यतीत करने को उद्यत हो जाएंगे। संभवतः वो आज भी प्रासंगिक हैं और रहेंगे। प्रेमचंद के स्वर समूचे युग का स्वर था। देश की पराधीनता एक यथार्थ थी, स्वाधीनता एक आदर्श थी, स्वतंत्रता का संघर्ष यथार्थ से आदर्श की ओर एक प्रमाण था। इसलिए प्रेमचंद की यात्रा यथार्थ से आदर्श की ओर एक यात्रा दिखाई देती है। अपने जीवन का अंत तक आते आते उनका आदर्श से मोह भंग हो गया था। कफन और गोदान में आदर्श अनुपस्थित हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 के मध्य। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि तथा रहस्यवाद से प्रभावित चिंतक थे। उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पाश्चात्य जगत को भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रभावशाली ढंग से अवगत कराया और पाश्चात्य जनजीवन और मूल्यों को भारत में उनके माध्यम से समझने का प्रयास किया। रविंद्रनाथ टैगोर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। उन्होंने छोटी आयु में ही कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। 1880 तक ही वो कई पुस्तकें प्रकाशित कर चुके थे और फिर जब 1890 में उन्होंने मानसी प्रकाशित की तो ये स्पष्ट था कि वो प्रौढ़ और विकसित मेधा के स्वामी हैं। इसमें उनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ कविताएं संकलित हैं। शिल्प विधान की दृष्टि से कुछ तो बंगला काव्य में पूर्ण रूपेण नवीन प्रयोग थे। इनकी सामाजिक राजनैतिक चेतना की परिचायक कविताएं भी इसमें सम्मिलित हैं। पृष्ठ 496। अपने पिता की जागीर की देखभाल के लिए 1891 में वो सियालदाह और सैयदपुर चले गए। वहां उन्हें ग्रामीण लोक जीवन को निकट से देखने का अवसर मिला। ग्रामीणों की निर्धनता तथा पिछड़ेपन के प्रति सहानुभूति उनकी अधिकांश परवर्ती रचनाओं का मुख्य स्वर बना। मानव जीवन के अभावों तथा उनकी कठिनाइयों को केंद्र बिंदु बनाकर लिखी उनकी कहानियां गल्पगुच्छ 1912 में संग्रहित हैं। देश की राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं में उनकी रुचि बढ़ी, परंतु उन्होंने भारत के समस्त राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान स्वतंत्रता में ढूंढने का कभी प्रयत्न नहीं किया। सियालदाह में रहते हुए बंगाल के ग्रामीणों के प्रति उनका अनुराग बढ़ा। गंगा ने उनको सर्वाधिक आकर्षित किया। संभवतः उनकी रचनाओं में गंगा की छवि बार बार देखने को मिलती है। इस अवधि में उनके अनेक संग्रह प्रकाशित हुए। सोनार तरी, सोने की नाव 1893 में, चित्रा 1896 में, चैताली, देर की फसल 1896 में, कल्पना, स्वप्न तथा क्षणिक दोनों 1900, निवेदय उपहार 1901 एवं 2 काव्य नाटक चित्रांगदा 1992, मालिनी 1895 और एक अन्य पुस्तक चित्र 1913 में। दुख के वर्षों ने टैगोर की कुछ सर्वश्रेष्ठ काव्य रचनाओं को प्रेरित किया। 1902 और 1907 के बीच उनकी पत्नी, पुत्री और फिर पुत्र का निधन हो गया था। 1910 में एक अंग्रेज कवि येट्स, W.B. येट्स ने उनके काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा प्रस्तावना लिखी, जिस पर उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1915 में भारत की अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, परंतु 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये उपाधि वापस दी। अपनी विविध गतिविधियों के होते हुए भी टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक थे। जीवन के अंतिम 25 वर्षों में इनके 21 संग्रह प्रकाशित हुए। इनका अधिकांश भाग उन्होंने यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, मलाया और इंडोनेशिया की यात्रा तथा भाषणों में बिताया।
उनकी अनेक रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुए, जिनमें से कुछ का अनुवाद उन्होंने स्वयं ही किए, परंतु अंग्रेजी रूपांतर मौलिक बंगला कृतियों से कुछ नीचे स्तर के ही हैं। यद्यपि उनके उपन्यास और कहानियां कविताओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण हैं, परंतु उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गोरा 1907 से 10 के मध्य उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। टैगोर एक नैसर्गिक संगीतकार थे। उन्होंने अपनी सैकड़ों कविताओं को संगीतबद्ध किया। वो देश के प्रमुख चित्रकारों में से एक थे। सी विलियम रेडिस के अनुसार क्या दो रविंद्रनाथ टैगोर थे, अथवा एक रविंद्रनाथ और एक टैगोर थे? मैं वर्षों तक इस प्रश्न से जूझता रहा। ये नामावली की जटिल समस्या को रेखांकित करता है। भारत के महानतम आधुनिक लेखक के विषय में लिखते समय किस नाम का उपयोग करें? बंगला में वो रविंद्रनाथ के रूप से प्रसिद्ध हैं। रविंद्रनाथ के रूप में वो सर्वश्रेष्ठ बंगला कवि हैं। उनके नाम की महिमा ने अनेक बंगला कवियों को अभिभूत किया। उनसे अभिभूत होकर इन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं रची। कुछ ने तो उन पर व्यंग भी किए। रविंद्रनाथ काव्य मंडल के सूर्य हैं। शेष कवि उनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह हैं। स्वयं रविंद्रनाथ भी इससे अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने एक लघु कविता में लिखा है, कितना सरल है उड़ाना उपहास सूर्य का, प्रकाश जिससे वो प्रकाशित है, स्वयं उसका अपना है। पृष्ठ 497। उपर्युक्त पंक्तियां रेडिस के शब्दों का रूपांतर मात्र है, न कि रविंद्रनाथ के बंगला शब्दों का, परंतु ये शब्द स्वाभिमानी आलोचना के प्रति संवेदनशील, निर्भीक, सत्य पर अड़िग, महानता के प्रति सचेत बंगला रविंद्रनाथ के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं। नोबेल पुरस्कार मिलने पर एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा एक विशाल प्रतिनिधि मंडल जब उनका अभिनंदन करने शांति निकेतन पहुंचा, तब भी उनका यही व्यक्तित्व मुखरित हुआ। उन्होंने इस प्रतिनिधि मंडल को व्यंग्यात्मक स्वर में ये टिप्पणी करके लौटा दिया कि जो लोग कल तक उनके प्रति कटु थे, वही आज उनको बधाई दे रहे हैं। परंतु क्या हम इस तथ्य को नकार सकते हैं कि एक टैगोर का अस्तित्व भी था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्र को नहीं, टैगोर को प्राप्त हुआ था। पुरस्कार से जिन पुस्तकों को ख्याति मिली तथा जिनका विश्व की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ, उनकी रचना रविंद्रनाथ ने नहीं, टैगोर ने की थी। बंगाल से बाहर भारत में रविंद्रनाथ को उनकी अनुदित पुस्तकों के कारण जानते हैं, न कि उनकी बंगला रचनाओं के कारण। बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में आमार सोनार बंगला को इसलिए अपनाया क्योंकि रविंद्रनाथ ने उसकी रचना की थी, परंतु जनगण मन भारत का राष्ट्रगान इसलिए बना क्योंकि टैगोर ने ही लिखा था। संभवतः उनके ये शब्द सबसे अधिक प्रेरणादायक हैं। जहाँ मन भय रहित हो तथा मस्तक ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान उन्मुक्त हो, जहाँ विश्व दीवारों से घिरे छोटे छोटे दायरों में न बटा हो, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, हे पिता मेरे देश जागे। ये सत्य है कि जीवन के अंतिम वर्षों में अपनी रचनाओं के अपने द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवादों पर वो प्रायः खेद व्यक्त करते थे। इस विषय पर अमित चक्रवर्ती को लिखे एक पत्र में उन्होंने इसे आत्म उपहास की संज्ञा दी थी। विलियम रोथेनस्टीन को उन्होंने एक पत्र में लिखा था, पाश्चात्य जगत में उनकी प्रसिद्धि एक संयोग मात्र ही थी। उन्होंने कहा कि उनकी अंग्रेजी रूपांतरों में भावों की वो ऊष्मा नहीं है जो उनकी मौलिक बंगला कृतियों में है। उनकी बंगला कृतियों में जो जीवन की सहजता है, उससे उनके पश्चिमी प्रशंसक कभी परिचित नहीं हो सकते। क्या ही अच्छा होता कि उनके लेखन की आत्मा को येट्स के द्वारा न जानकर जगत उस समय तक प्रतीक्षा करता जब उसको उसके पर्यावरण में देखा और जाना जा सकता। वास्तव में उनके अनुवादों में जो चित्र उभर कर सामने आया और जिसे येट्स ने गीतांजलि की भूमिका में प्रस्तुत किया, वो तो कवि के लिए एक बोझ सा बन गया था। इससे उसकी काव्य प्रतिभा संकुचित हो गई थी। बंगला में जो उनका दक्ष वाक चातुर्य था और जिसका एक अपना आकर्षण था और जिसे पाश्चात्य लोग कभी नहीं सोच सकते थे, वो खो सा गया था। इसी प्रकार उन्होंने 1921 में फ्रियर एंड्रूज को न्यूयॉर्क से लिखे पत्र में लिखा था, जब वसंत का झोंका वायु में आता है तो मैं हड़बड़ाकर अपने संदेश भेजने के भयानक स्वप्न से जाग जाता हूँ और ऐसा लगता है कि मैं उन व्यर्थ से घुमक्कड़ लोगों के झुंड में हूँ जो बिना कारण ही अपना राग अलापते रहते हैं, और मुझे अपने चारों ओर एक गूंज भी सुनाई देती है जो कहती है कि ये व्यक्ति तो गया धूरी से। मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है।
पृष्ठ 498। इस पर भी रविंद्रनाथ और टैगोर दो अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। उन्हें अन्यायपूर्ण संसार चुभता था। वो गांधी जी से विरोध रखते थे और द्वितीय विश्व युद्ध उन्हें सभ्यता का संकट प्रतीत होता था। 1932 में लिखित प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। उसके स्वर में रविंद्रनाथ और टैगोर दोनों मिल जाते हैं। आज मेरी वाणी अवरुद्ध है, मेरे कंठ में कोई संगीत नहीं है। काली अंधेरी रात ने मेरे संसार को दुह स्वप्न में बंदी बना दिया है। अतएव मैं अपनी आंखों में आंसू लिए उनसे पूछता हूँ, उनसे जिन्होंने आपकी वायु को विषाक्त कर दिया है, जिन्होंने आपके संसार में प्रकाश को बुझा दिया है, क्या आपने उन्हें क्षमा कर दिया है? क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? यह कवि ने अंतर द्वंद्व को दर्शाया है। विश्व भारती उन्हें सर्वाधिक प्रिय था और इसके निर्माण में उन्हें सर्वाधिक कष्ट हुआ। यहाँ रविंद्रनाथ और टैगोर एकाकार हो जाते हैं। शांति निकेतन आने वाला संवेदनशील व्यक्ति दोहरी आत्मा से रूबरू होता है। उसे यहाँ उस रविंद्रनाथ से साक्षात्कार होगा जो 1902 में अपनी पत्नी के देहांत के उपरांत सपरिवार यहाँ आया, जिन्हें उनके समृद्ध सगे संबंधी बंगाल के पुनरुत्थान की प्रमुख प्रवृत्तियों का सूत्रधार मानते थे और जो अपने विद्यार्थियों को आम के वृक्षों के नीचे छाया में पढ़ाते थे और जो कांच के प्रार्थना गृह में सार गर्भित बंगला में उपदेश देते थे, जिन्होंने रेखाएं खींची और रंग भरे, जिन्होंने उत्तरायण के विभिन्न घंटों में चक्कर काटते हुए निद्रा रहित रातें बिताईं। ऐसे टैगोर की उपस्थिति का ये एहसास होगा। उनसे प्रभावित होकर अनेक सुप्रसिद्ध विदेशी विद्वान यहाँ पढ़ाने के लिए आए। टैगोर को वृद्धावस्था में ऑक्सफोर्ड ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। रविंद्र भवन के अभिलेखागार में अनेक अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार की बहुत बड़ी संख्या विद्यमान है। यहाँ दोनों व्यक्ति स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं। एक ओर तो वो टैगोर है जिसके अनेक ग्रंथों पर लिखी वो टिप्पणियां और आलोचनाएं हैं जिन्हें पश्चिमी आलोचकों ने लिखा और जो बंगला न तो पूर्ण रूप से समझते और जानते थे और इसीलिए उनकी रचनाएं केवल टैगोर के ऊपरी तल को ही छू सकती हैं और न ही उन्होंने रविंद्रनाथ का ठीक ठीक मूल्यांकन किया। दूसरी ओर वहां उस रविंद्रनाथ की आत्मा का साक्षात्कार होता है जिससे प्रेरित होकर बांग्लादेश न केवल अपने राष्ट्रगान में उन्हें स्मरण करता है अपितु रविंद्र संगीत अपने रेडियो और टीवी पर भी गाता है। यहाँ धर्मांधता काम नहीं करती, केवल बंगाल की सुनहरी भूमि और महान नदियों की महिमा प्रमुख है। यदि पूर्वी और पाश्चात्य व्यक्तित्व में विरोधाभास का आभास दिखाई देता है तो एकता भी यही है और संभवतः समस्त उपमहाद्वीप में भी ये विद्यमान है। जो भी हो, ये मानना होगा कि उनके व्यक्तित्व कविताओं, नाटकों, समस्त साहित्य, गद्य और पद्य कला और नैतिकता, आदर्शवाद और यथार्थवाद, धर्म और विज्ञान सभी में एक सामंजस्य है और संतुलन प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और यही उनकी आत्मा है। निम्नलिखित कुछ पंक्तियां उनके मन की स्थिति को दर्शाती हैं। पृष्ठ 499। कोलाहल पूर्ण दिन रात्रि की ओर दौड़ रहे हैं। समुद्र ही ध्येय है। इन उफनती हुई नदियों का वसंत के अधीर पुष्प फलित होने को आतुर हैं। व्यग्र मन प्रयत्नशील है शांत और संपूर्ण होने को। डॉक्टर टैगोर की कुछ गतिविधियां विशेष रूप से स्मरणीय रहेंगी। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई ताकि भारत में बांटो और राज करो की नीति स्पष्ट रूप से चलाई जा सके, तो टैगोर इसके विरुद्ध खड़े हो गए और इस उदंडता के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने स्वदेशी का प्रचार किया, स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत कई रचनाएं गढ़ी तथा तीक्ष्ण प्रतिक्रिया से भरे लेख लिखे। उन्होंने ये अनुभव किया कि भारत का उद्धार ग्रामों से ही होगा तथा उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र रथीन्द्र नाथ को अमेरिका में कृषि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति की रूपरेखा भी तैयार की। उन्हें ये भी लगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में त्रुटियों के कारण ही भारत में निर्धनता, हीन भावना तथा आत्मविश्वास की कमी है। अतएव उन्होंने एक नवीन शिक्षा पद्धति का गठन किया तथा बोलपुर में अपने विचारों को साकार करने के लिए एक शिक्षा संस्थान शांति निकेतन बनाया, जो आज एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में स्थित है। 1940 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से सर मॉरिस ग्वायर ने उन्हें सम्मानार्थ डॉक्टर की उपाधि प्रदान की। उस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था।
अंग्रेजी संसद में जब एक सदस्य ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय में कुछ कटु वाक्य कहे तो टैगोर ने एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा सभ्यता पर संकट नामक शीर्षक से एक लेख लिखा तथा आशा व्यक्त की कि संभवतः पूर्व की दिशा से एक नया सूर्य निकलेगा जो नया प्रकाश देते हुए अपनी विरासत को पुनः प्राप्त कर लेगा। श्रीमान हुमायूं कबीर ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके चुने हुए लेखों के संग्रह की भूमिका में उनके विषय में कुछ शब्द कहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शीर्षक है एक विश्वात्मा की ओर। उनके बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को देखकर हम स्तंभित रह जाते हैं। यूं तो वो कवि थे, परंतु उनकी रुचि केवल कविता तक ही सीमित नहीं थी। यदि उनके समस्त कार्य के आकार को देखें तो बहुत थोड़े लोग ही होंगे जो उनकी बराबरी कर सकें। उनकी कविताओं की संख्या 1000 से अधिक है। 200 से अधिक गीत, अनेकों कहानियां, उपन्यास, नाटक तथा भिन्न भिन्न विषयों पर उनके लेख। यदि इन सब का गुणत्व परखा जाए तो केवल सर्वोत्तम व्यक्ति ही उनकी ऊंचाई को पा सकता है। वो बहुत ऊंची कोटि के संगीतज्ञ भी थे। जब उन्होंने चित्रकला में हाथ डाला तो उस समय उनकी आयु लगभग 70 वर्ष थी और फिर अगले 10 वर्षों में लगभग 3000 चित्र बना डाले, जिनमें से कुछ तो बहुत ही उच्च कोटि के हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र तथा सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में ग्रामीण पुनरुत्थान तथा आर्थिक पुनर्निर्माण में भी बहुत ही योगदान किया। पृष्ठ 500। सुब्रमण्य भारती। यूं तो दक्षिण भारत ने बहुत से रत्न देश को दिए हैं, परंतु इनके शिरोमणि हैं सुब्रमण्य भारती। तमिल लेखकों में तो ये मूर्धन्य हैं ही, परंतु यदि हम उनके समस्त साहित्य पर दृष्टिपात करें और ये जान लें कि 39 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्हें मृत्यु ने ग्रस लिया, तो संसार के किसी भी लेखक की तुलना में हम देखेंगे कि वो अद्वितीय ही हैं। उनका जन्म एच्चयपुरम में चिन्नास्वामी अय्यर के घर हुआ। ये छोटा सा नगर तिरुनेवेली जिले में मद्रास तमिलनाडु प्रांत में स्थित है। इनके पिता स्थानीय राजा के यहाँ कार्यरत थे। सुब्रमण्य जी को जन्म से ही पुस्तकों से प्यार था, विशेषकर तमिल साहित्य से। एक प्रतियोगिता में अपनी विद्वता सिद्ध करने के उपरांत स्थानीय राजा ने उन्हें भारती की उपाधि दे दी। यद्यपि वो भी स्थानीय राजा के यहाँ कार्यरत हो गए थे, परंतु 1898 में उनके पिता की अकाल मृत्यु के उपरांत उन्हें घर छोड़ना पड़ा और वो बनारस चले गए। यहाँ उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 10वीं की परीक्षा पास की। इसके उपरांत वो पुनः मद्रास प्रांत लौट आए और फिर मदुरै नगर में एक हाई स्कूल में तमिल भाषा के अध्यापक बन गए। परंतु शीघ्र ही उन्हें मद्रास नगर से प्रकाशित होने वाले तमिल दैनिक स्वदेश मित्रन में 30 रुपए मासिक पर सह संपादक के रूप में काम मिल गया था। यहाँ उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने तथा दर्शाने का अवसर मिला। शीघ्र ही उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताएं लोकप्रिय हो गईं। यहाँ उन्हें लेख भी लिखने होते थे और उनका गद्य पर भी पूर्ण नियंत्रण हो गया था। उन्हें समकालीन राजनीतिक गतिविधियों पर भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला। ये वो युग था जब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष समकालीन कांग्रेस के नेताओं की भिक्षावृत्ति की राजनीति से असंतुष्ट होकर उनके विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। उन्होंने भी इस गरम दल का समर्थन किया। जब अंग्रेजी सरकार को उनकी गतिविधियां चुभने लगीं और भय था कि उन्हें बंदी न बना लिया जाए, तो वो भी अरविंद की भांति पौंडीचेरी भाग गए। वर्ष 1908 में। पृष्ठ 502। वो 1906 में सिस्टर निवेदिता से मिले थे और इतने प्रभावित हुए थे कि भारती ने सिस्टर को अपना गुरु मान लिया और अपनी 2 पुस्तकें भी उन्हीं को समर्पण की। पौंडीचेरी में वो अगले 10 वर्ष तक रहे। यहाँ उन्होंने बहुत सी कविताएं तथा लेख लिखे, जिसके कारण उन्हें बहुत ख्याति मिली। परंतु ये अत्यंत कठिनाइयों के दिन थे। धन का अभाव,